नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी के सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी 33वीं परीक्षा आपके टास्क अदर टेस्ट सीरीज 2.0 का एनालिसिस। क्या करते थे दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। विश्लेषण की बात करें दोस्तों, तो विश्लेषण कौन से पार्ट का कर रहे थे, जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो करते दोस्तों हम अपने कॉमन पार्ट का। कौन से पार्ट का दोस्तों? अपनी कॉमन पार्ट। और जब भी हम कॉमन पार्ट की बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन पार्ट की बात करते हैं, चाहे आपकी साइंस में तो, चाहे दोस्तों आपकी एसएसटी हो, चाहे दोस्तों आपकी हिंदी हो, चाहे आपके संस्कृत हो दोस्त, और चाहे अपनी इंग्लिश हो। इन 5 सब्जेक्टों की आपकी पोस्ट आई हुई है। इन 5 सब्जेक्टों के अंदर दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन का जो सिलेबस है, 80 क्वेश्चन का जो सिलेबस है दोस्तों, वो क्या है आपका दोस्तों? सेम सिलेबस। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको बेसिक बात हो गई। अब दोस्तों एनालिसिस कर रहे थे हम 2.0 टेस्ट सीरीज का, तो इसके अंदर दोस्तों हमने माइनर टेस्ट 1 कंप्लीट कर लिया, माइनर टेस्ट 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, 4 भी आपका कंप्लीट हो चुका है और 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आज इस टेस्ट सीरीज की बात करें, इस बुकलेट की बात करें, इसका रिवीजन टेस्ट है कौन सा? आपका मेजर टेस्ट 1। कौन सा टेस्ट है दोस्तों? आपका रिवीजन टेस्ट है। और रिवीजन टेस्ट कौन सा है दोस्तों? आपके 2.0 का मेजर टेस्ट 1। मेजर टेस्ट 1, यह टेस्ट कौन से कॉमन सिलेबस का टेस्ट है दोस्तों? आपके माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट जो 5 तक का जो सिलेबस था दोस्त, इस पूरे सिलेबस का कॉमन टेस्ट है कौन सा? आपका मेजर टेस्ट 1 दोस्त। दूसरी बात दोस्तों, इस पीडीएफ की बात करें दोस्तों, इस बुकलेट की बात करें, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम के ऊपर हमने डाल दी थी आपको। ठीक है, कहाँ पर डाली थी? अपने टेलीग्राम के ऊपर डाली थी। आप सबने टेस्ट दे भी लिए होंगे, कंप्लीट टेस्ट हो चुके होंगे, क्योंकि कंटिन्यू ओपन भी चल रहे हैं और कंटिन्यू आपको भी करना है। मैंने जब भी बोला था, जब आपकी इसकी पीडीएफ डाली थी, जब हमने माइनर टेस्ट 1 किया था, मैंने बोला था कि इसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी है, वहाँ पर जुड़िए, वहाँ पर अपना टेस्ट दीजिए, फिर आप एमसीक्यू का एनालिसिस कीजिए, उससे आपको डबल फायदा होगा। नहीं जुड़े हो, नहीं जुड़ सके तो कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ जाना। अपने टेलीग्राम का नाम है दोस्तों अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। आप क्यों जुड़ जाना दोस्तों? क्योंकि इसी बुकलेट का पार्ट नंबर 2 ये आपका आज आधा सिलेबस आगे कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आपका जो सिलेबस है दोस्तों, 80 क्वेश्चनों का जो सिलेबस है, वो आज आधा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम बात करें, आपके माइनर टेस्ट आपका 6 आपका शुरू होगा, आपका 6 से लेकर माइनर टेस्ट 10 तक। यह टेस्ट आपके पार्ट 2 है, यानी कि आधे सिलेबस का टेस्ट है दोस्तों, आपकी कल से शुरू हो जाएगा। यानी आज रिवीजन टेस्ट है आपका। इसके बाद हम आगे के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे, अगले 5 दिनों के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 12 तारीख को आपको फ्री कर दिया जाएगा 2 पॉइंट टेस्ट सीरीज है, इससे भी। तो दोस्तों आपके 6 से लेकर 10 माइनर टेस्टों की जो बुकलेट है दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज की बुकलेट है, वो भी कहाँ पर मिलेगी आपको? इसके ऊपर मिलेगी, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। कल ही आपको मिल जाएगी, सुबह आपको लगभग 10 या 11 बजे को पीडीएफ डाल दी जाएगी। आप टेस्ट दे सकते हो, शाम को अपने माइनर टेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे, तो उसके साथ अपने टेस्ट का एनालिसिस भी कर सकते हो। आपको यदि कंटिन्यू बनानी है, अपने खुद का आकलन करना है, तो एक बार बिना टिक वाली एक पीडीएफ के माध्यम से बिल्कुल क्लीन पीडीएफ मिलेगी आपको, प्रिंट भी निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 10 दिन है, आप प्रिंट निकलवा के भी एक बार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस कीजिए और शाम को अपने एमसीक्यू के माध्यम से उन क्वेश्चनों का एनालिसिस कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। यदि हो सकता है आप क्लास नहीं देख पाए, तो भी दोस्तों आपको पेपर जरूर निकालने हैं। पेपर बुकलेट से निकालो चाहे क्लास से निकालो, वो आपकी इच्छा है। बाकी एनालिसिस की पीडीएफ बात करें, इस एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, इसकी पीडीएफ भी खबर मिलती है दोस्तों अपने इसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको डाल दी जाती है एमसीक्यू पीडीएफ। यानी आज अपनी क्लास हुई तो सुबह आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है, किसके ऊपर? अपने पेपर एनालिसिस पर टेलीग्राम के ऊपर। तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी एक बार अपने क्वेश्चनों को देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। 2-3 ऑप्शन आपके पास चाहिए। आप पहले टेस्ट देखिए, फिर एनालिसिस देखो, या एनालिसिस देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप एनालिसिस की पीडीएफ की देख के भी अपना आकलन कर सकते हो, जैसा आपको टाइम मिले उस हिसाब से। लेकिन टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना, एमसीक्यू जरूर निकालना, ये आपके लिए बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, तभी जब आप एमसीक्यू का एनालिसिस करोगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपन शुरुआत करते हैं मेजर टेस्ट 1 की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि अब आपका 2.0 चल रहा है, ये अंतिम टेस्ट सीरीज है। फिर अपना टारगेट होगा सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड को लेकर हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो सेकंड ग्रेड के बाद में आप जुड़ सकते हो, उससे पहले काफ़ी दोस्त एलडीसी में चले जाएंगे, क्योंकि 10,000 पोस्ट आ चुकी है। आज ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा, यानी ट्वीट वगैरह से, टेलीग्राम वगैरह पर न्यूज़ मिल गई होगी। बहुत से शेयर करने वाले बहुत है और आप भी बहुत से ग्रुपों के अंदर जुड़े हुए हो, तो ये अपडेट आपको पता भी चल गई होगी। तो कुछ इसमें लग जाएंगे, कुछ सेकंड ग्रेड के लग जाएंगे। लेकिन टीचिंग एग्जाम का जिसका सपना हो ना दोस्त, टीचिंग एग्जाम जिसको टीचर बनना है, उसका सपना है कि मैं टीचर ही बनना चाहता हूँ, वो सेकंड ग्रेड के लग जाना दोस्त। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड ग्रेड के तुरंत बाद में आपको नीट की बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से आपको इस प्रकार से बड़ी बड़ी वैकेंसी मिल रही है, उसी प्रकार से टीपीसी कंप्लीट हो जाएगी और आपको नीट की एक बेहतरीन वैकेंसी देखने को मिलेगी।
जो कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो कंटिन्यू रख लेना। लेकिन यदि आपके पास अभी मान लीजिए अभी पर रीट परी भी हो सकता है पहले, तो आपके पास टाइम है 1 साल 1.5 साल का, तो आप सेकंड ग्रेड को मौका मत गवाना, सेकंड ग्रेड को अपने साथ लेके चलना, क्योंकि सिलेबस में फर्स्ट पेपर में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सेकंड सब्जेक्ट में एसएसटी वालों को जरूर सोशियोलॉजी वगैरह आ जाती है, बाकी साइंस में तो वालों को तो पूरा अलग हो जाता है, साइंस में तो वालों को अलग पढ़नी पड़ती है, बल्कि इंग्लिश है आपकी, हिंदी है, भाषा साहित्य वाले है आपके, जिनके भाषा वाला सब्जेक्ट है। इंग्लिश आपका रीड और सेकंड ग्रेड बिल्कुल सेम है, इंग्लिश का हिंदी का भी बिल्कुल सेम है, तो उनकी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो वो अपनी कंटिन्यू भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस के जितना मैंने आपका सिलेबस देखा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम मेजर टेस्ट एक करते हैं, ये आगे की बात है, क्योंकि अभी अपने रिवीजन क्लास चल रही है, हमें रिवीजन करना है। अभी मेन फोकस अपना रीट के ऊपर है, तो रीट की तैयारी करते हैं हम बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान स्थित पूर्वी मैदान से संबंधित बेसिन नहीं है। भाई पूर्वी मैदान से संबंधित बेसिन कौन सा नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों पहले हम समझ चुके हैं, वैसे देखें तो माइनर टेस्ट एक के साथ हमने समझा था इसको, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं दोबारा, आपकी इच्छा हो, ताकि रिवीजन आपका बेस्ट हो जाए। पूर्वी मैदान की बात करें दोस्तों, सबसे पहले पूर्वी मैदान की बात करें, राजस्थान को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, आपके 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें सबसे बड़ा है आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश है। अब बोलोगे सर आप पश्चिमी रेतीला प्रदेश क्यों बता रहे हो, देखो अभी समझना। पश्चिमी रेतीला प्रदेश की बात करें, कुल क्षेत्रफल का 61.11% क्षेत्रफल पर है। शॉर्ट तरीके से हम बताते हैं 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। दोस्तों पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 2 भागों के अंदर बांटा गया। कितने भागों के अंदर, 2 भागों के अंदर बांटा गया था। कौन कौन से में, एक बांटा गया था दोस्तों आपके शुष्क प्रदेश, और एक दूसरा बांटा गया था दोस्तों आपके अशुष्क प्रदेश। ये तो कौन से प्रदेश में बांटा गया, आपके शुष्क प्रदेश के अंदर। एक बांटा गया दोस्तों आपके अशुष्क प्रदेश के अंदर। यह आप सभी को पता है, जैसे मैंने डिटेल से आपको करवाया था, एक बार फिर से करवा देता हूँ। शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो आपका 41.5 है दोस्त, एक आपका बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो दोस्तों आपके 58.5 है। और पश्चिमी शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश को अलग कौन सी करती है दोस्तों, आपकी 25 सेमी संवर्षा करती है। कौन सी करती है, आपकी 25 सेमी संवर्षा आपके शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश को अलग करती है। अर्धशुष्क प्रदेश को दोस्तों हमने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से में दोस्तों, पहला भाग था आपका घग्गर बेसिन, दूसरा भाग था आपका शेखावटी अंतःप्रवाही प्रदेश, शेखावटी अंतःप्रवाही प्रदेश, शेखावटी प्रदेश लिख देता हूँ दोस्तों, ताकि लिख देता हूँ अंतःप्रवाही नहीं, पीडीएफ वाले सोचेंगे सर क्या लिखा है शेखावटी, शेखावटी अंतःप्रवाही प्रदेश। तीसरा प्रदेश बांटा था दोस्तों हमने नागौर बेसिन। कौन सा बांटा था हमने, नागौर बेसिन। और चौथा बेसिन आप सभी को बताया लूनी बेसिन, और लूनी बेसिन को भी क्या बोलते हैं दोस्तों, आपके लूनी बेसिन को बोलते हैं दोस्तों आपके गोडवाड़ बेसिन। कौन सा बेसिन बोलते हैं, आपके गोडवाड़ बेसिन बोलते हैं। और इसकी पूरी सीमा आपका काला बुरा डूंगर है दोस्त। पूरी सीमा कौन सी आपकी, काला बुरा डूंगर है, जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है। आप देखो पहला ऑप्शन था अपना गोडवाड़ बेसिन, तो दोस्तों गोडवाड़ बेसिन याद है आपका गोडवाड़ बेसिन। तो कौन से भाग का है दोस्तों, आपके पश्चिमी रेतीले प्रदेश का है, और हमें पूछा पूर्वी भाग का, तो ये नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एक ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने आपको पूरा याद करवा दिया, ताकि अपना रिविजन बेस्ट हो सके, इसलिए समझाया दोस्तों। अब दोस्तों पूर्वी मैदान की बात करें तो 23% भाग पर फैला हुआ दोस्तों। जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो जनसंख्या यहाँ पर आपकी 39% जनसंख्या निवास करती है। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्वी मैदान को 3 भागों के अंदर बांटा था दोस्तों, आपके बनास बेसिन, 56 बेसिन आपकी कहाँ पर दोस्तों, आपकी 56 बेसिन कहाँ पर, आपकी माई बेसिन को बोलते हैं, आपकी 56 बेसिन बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ ये बीच का जो मैदानी भाग है दोस्त, उसको क्या बोलते हैं, 56 का बेसिन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है, चंबल बेसिन। मैं बात करें आपके बनास या बाणगंगा बेसिन भी आ सकता है दोस्तों, बाणगंगा बेसिन। और बनास बाणगंगा बेसिन को भी 2 भागों में बांटा था दोस्तों, एक तो आपका आरसीबी, ठीक है, एक आपका यानी इस तरह से बांटा था। इसकी सीमा पूछी थी आपका, जैसे पश्चिमी और पूर्वी की बात करते हैं। इसका जो आपके मालपुरा करौली मैदान था, कौन सा, मालपुरा करौली मैदान। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे उपजाऊ भाग है दोस्तों। इसके आपके एम हेरोन महोदय ने, हेरोन महोदय ने क्या बोला दोस्तों, आपकी तृतीय पेनी प्लेन बोला है, तृतीय पेनी प्लेन बोला है दोस्त। इसको भाग को मालपुरा करौली वाले बेसिन को सर्वाधिक उपजाऊ भाग है राजस्थान के अंदर, उपजाऊ भाग, ठीक है। इनका जिला भी पूछा जाता है, पश्चिमी और पूर्वी का जिला की बात करें में,
तो बता देता हूँ दोस्तों, दक्षिणी और उत्तरी, सॉरी दक्षिणी और उत्तरी लिखो इसको, दक्षिणी और उत्तरी भाग है। तो बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर आपको इसको मेवाड़ बेसिन बोलते हैं, आपकी मेवाड़ बेसिन, और इसको बोलते हैं दोस्तों आपके उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली मैदान। इसके अंदर दोस्तों आपके RCB यानी कि राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर जिलों की बात करें तो ATCM आता है दोस्तों आपके, यानी कि बात करें अजमेर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, अजमेर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, ये जिले इसके अंदर आते हैं दोस्तों। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें पूछा था कि पूरी मैदान का भाग नहीं है दोस्तों, आपकी गोडवाड़ बेसिन नहीं है, ठीक है। एक दोस्तों आपका पिंडमान मैदान पूछा जाता है, ठीक है, पिंडमान मैदान, ये भी आपका बनास बेसिन का सबसे ऊंचा भाग है, जो आपके बनास बेसिन में टिल्ली नुमा उच्च भाग पाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपके पिंडमान बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो अपवातंत्र में हमने पढ़ा था बहुत ही शानदार तरीके से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छे समझ में हो गया इस क्वेश्चन को। अब देखो, अरावली श्रृंखला में निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान कीजिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आपको कम से ज़्यादा, भाई कम से ज़्यादा की ओर जाना है, ठीक है, सरल सी भाषा में समझते हैं। अधोन्या डूंगर की कितनी है दोस्तों ऊंचाई, बताओ भाई। दोस्तों दोनों डूंगर की कितनी आपकी, परिवेश क्वेश्चन है यहाँ पे 1183, कितनी आपकी 1183। और रघुनाथ दे रखा, देखो दोस्तों हमें क्या दे रखा आपका, रघुनाथगढ़, यहाँ पर दे रखा रघुनाथगढ़, इसकी कितनी दोस्तों आपके 1055। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। साथ साथ लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन के बाद समझ में आए। तो सबसे ज़्यादा इन चोटियों में 1183 आ रही है। अब देखो रघुनाथगढ़ आपकी 1055 आ रही है, ठीक है। ऋषिकेश की बात करें दोस्तों, ऋषिकेश से कितनी है आपकी, ऋषिकेश कहाँ पर है, सबसे पहले सिरोही के अंदर है, 1017 मीटर है, 1017 मीटर है। कमलनाथ की बात करें दोस्तों, ये उदयपुर के अंदर है, कहाँ पर उदयपुर, ये यहाँ पर लिख देता हूँ सिरोही, ऐसे लिख देता हूँ दोस्तों ना, सिरोही का। कमलनाथ आपकी उदयपुर के अंदर है, कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर के अंदर। और इसकी ऊंचाई थी दोस्तों आपकी कमलनाथ की 1001, दोस्तों कितनी थी आपकी 1001। आप देखो ऋषिकेश आ रहा है यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दोस्तों, ऋषिकेश आपकी कमलनाथ से जाता है तो वैसे गलत हो जाएगा। दोनिया डूंगर सबसे लास्ट में आएगा तो वैसे गलत हो जाएगा, ऋषिकेश फिर से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था, चोटियों का क्रम पूछा है, आराम से याद कर सकते हो, ऊंचाई आप सभी को याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कम करते हैं। अब देखो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्या है आपका, माई नदी। माई नदी की बात करें, सहायक नदी कौन सी है। तो देखो दोस्तों, माई नदी की सहायक नदी हो जाएगी आपकी अनास, क्या हो जाएगी, अनास आ जाएगी, ठीक है। चाप आ सकता है आपका, इसके अलावा क्या आ जाएगी दोस्तों आपकी, हरण आ सकता है आपका, ठीक है। एरू आ सकता है दोस्तों आपका, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। सोम आ सकता है आपकी, जाखम आ सकता है दोस्तों आपकी, सोम, जाखम, माई, बनेश्वर धाम आपकी त्रिवेणी संगम बनाती है। और दोस्तों मोरेन, और मोरेन और मोरेल ये दोनों नदियाँ बताते हैं। मोरेन आपकी किसकी है, माई की, और मोरेल किसकी आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर से रिविजन करा देता हूँ दोस्तों। मोरेल आई ना, मोरेल तो अपनी बनास की, ठीक है, बनास की। और मोरेन किसकी आपकी, माई की है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। माई नदी की बात करें तो उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों आपके, बताओ भाई। मेहंद झील, मेहंद झील, अमरोरू की पहाड़ी आपकी, अमरोरू की पहाड़ी लिख देता हूँ मैं, अमरोरू की पहाड़ी कौन से जिले में पड़ती, राज्य में पड़ती है दोस्तों, MP के अंदर पड़ती है। कौन से राज्य में, MP के अंदर पड़ती है। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो आपकी खादू गाँव, कौन से गाँव में से प्रवेश करती है दोस्तों, आपकी खादू गाँव में। आकृति की बात करें दोस्तों, इसकी आकृति कैसी है आपकी, उल्टे यू के आकार, उल्टे यू आकार की, ये लो भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार, लो भाई, ठीक है। शॉर्ट में याद कर सकते हैं यदि दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहलाती है। काली सिंध, दोस्तों काली सिंध नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है काली सिंध, तो यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले काली सिंध शॉर्ट में रिविजन भी कर लेते हैं साथ साथ जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ से होता है, आपका उद्गम होता है दोस्तों आपके देवास, कहाँ से होता है अपना, देवास से। और देवास कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, अपने MP के अंदर। कहाँ से पड़ता है, MP के अंदर। राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान में प्रवेश, दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है आपकी रायपुर से, कहाँ से पड़ती है, रायपुर। और रायपुर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, अपने झालावाड़ में, कहाँ पर पड़ता है आपके, झालावाड़ पड़ती है। और नोनेरा के अंदर किसमें मिल जाती है दोस्तों, आपके चंबल के अंदर मिल जाती है। इनमें से सहायक नदी कौन सी है, बताओ भाई। काली सिंध की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, बताओ भाई। निवाज हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी आपकी, निवाज हो जाएगी। आओ आ जाएगी आपकी, निवाज आ सकता है आपकी, आओ आ सकता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। भाई काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है, तो निवाज हो गई दोस्तों, आओ हो गई, ठीक है। उजाड़ हो गई अपनी, उजाड़ हो गई, ठीक है। ये नदियाँ पूछी जा सकती है, सारी याद कर लो।
पार्वती की बात करें दोस्तों, पार्वती का उद्गम भी मध्य प्रदेश के सीहोर की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? आपकी सीहोर पहाड़ी, सीहोर पहाड़ी। और सीहोर पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? आपकी एमपी के अंदर पड़ती है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों आपकी करियाट से। कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? आपकी करियाट से पड़ती है। करियाट कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? बारह जिले के अंदर पड़ता है। और बारह जिले के अंदर आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य से होते हुए बहती है दोस्तों। और सांपों की शरण स्थली कहलाती है शेरगढ़। और शेरगढ़ दुर्ग है दोस्तों, वो भी किस किनारे स्थित है? आपकी पार्वती नदी किनारे स्थित है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, तो सहायक नदी कौन सी आ जाएगी दोस्तों? आपकी अहेली आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? अहेली। अहेली आ सकता है दोस्तों पार्वती के साथ। इसके साथ साथ आप सभी को पता है बेथली, लासी, अहेली, इसके अलावा बेथली भी याद कर लो साथ साथ। बेथली भी किसी सहायक नदी है? पार्वती की सहायक नदी है। साथ साथ आपकी आ सकती है लहासी। लहासी ये परियोजना भी चलती है आपकी बारह जिले के अंदर, लहासी हो गई। एक और चलती है दोस्तों आपकी अंधेरी। अंधेरी ये मुख्य नदियाँ जो बार बार आपकी पूछी जाती है। बेड़च दोस्तों, बेड़च आपकी बात करें यहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले उद्गम की बात करें दोस्तों, उद्गम में बहुत बार बता चुका हूँ इस नदी का, इतनी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उद्गम होता है दोस्तों आपकी गोगुंदा से। कहाँ से होता है? आपके गोगुंदा से। गोगुंदा यानी उदयपुर के अंदर है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और दोस्तों उद्गम होने के बाद में यहाँ पर बता दूँ क्या नीचे, ये उदय सागर झील में गिरती है। कौन सी झील में? उदय सागर झील के अंदर गिरती है। ठीक है, उदय सागर से पहले आयड़ के नाम से बहती है दोस्तों, यानी उपनाम क्या हो जाएगा इसका? आयड़। ठीक है, आयड़ के नाम से बहती है। और उदय सागर में गिरने के बाद इसका नाम होता है दोस्तों आपकी बेड़च। फिर क्या होता है? बेड़च। और इधर आपकी जावेद की पहाड़ी है दोस्त। कौन सी? आपकी जावेद की पहाड़ी। ठीक है, जावेद की पहाड़ी कहाँ पर दोस्त? आपके एमपी के अंदर पड़ती है। यहाँ से एक नदी निकलती है। यहाँ पर अपना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है दोस्त। कौन सा आपका? निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्त? अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ से प्रवेश करती है और आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर किसमें मिल जाती है? बेड़च में। और बेड़च और गंभीरी की बात करें, इन दोनों के संगम पर आपका एक दुर्ग है। कौन सा? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पहाड़ पर? आपके मेसा के पहाड़ के ऊपर है। बेड़च और गंभीरी नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका याद हो जाना चाहिए। तो बेड़च की सहायक नदी कौन सी जगह? अपनी गंभीरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार तरीके से हमने एनालिसिस करने का प्रयास किया दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जगह दो? एक आया रहा था आपका पहले का 3, तो पहले का 3 इसमें था। ऑप्शन काटना भी सिखा देता हूँ साथ साथ। चौथा और पहला कैंसिल हो गया। दूसरे का देखो दोस्तों, आपको निवास याद आई कि नहीं आई? ठीक है, पार्वती का ये नहीं है, लेकिन बेड़च का गंभीरी जरूर याद आएगा। तो डी दोस्तों किस में आएगा आपका? डी 2 के अंदर आएगा। तो दोनों के अंदर 2 है, तो अब तो आपको एक को सोचना पड़ेगा दोस्त आपको। तो फिर आपका क्या हो जाएगा? आपका कालीचंद निवास जाएगा। तो 2 1 के अंदर, तो 2 1 इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ गए होंगे, पूरी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर करवाया गया, बहुत सारे क्वेश्चन एनालिसिस करवा दिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम की बात करना है। उत्तर से दक्षिण यानी राजस्थान का मैप आपको याद होना चाहिए, या जिलों की जगह याद होनी चाहिए आपकी। मांडल ताल दोस्तों, मांडल ताल कहाँ पर आपका है? वरुण सागर कहाँ पर है आपका? सबसे पहले तो ये देखो। तो दोस्तों मंडल ताल की बात करें तो मंडल ताल कहाँ पर है दोस्तों? आपकी मंडल ताल आपके भीलवाड़ा के अंदर। कौन जिले में? आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। गेम सागर की बात करें दोस्तों, गेम सागर कहाँ पर? आपके डूंगरपुर के अंदर है क्या? गेम सागर, एडवर्ड सागर कहाँ पर? आपके डूंगरपुर के अंदर। तो ये तो सबसे दक्षिण में आ गया डूंगरपुर, तो ये भी कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सबसे उत्तर में ये है नहीं। वरुण सागर से बाद में आ रहा दोस्तों आपके मांडलगढ़। वरुण सागर कौन कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर के अंदर है क्या वरुण सागर? अजमेर में है क्या भरतपुर में? अनूप सागर तो बीकानेर के अंदर है। तो वरुण सागर कहाँ पर भाई दोस्तों? याद करो याद करो, मुझे याद नहीं आ रहा। याद आया क्या? अरे मैं बता देता हूँ, बताओ क्यों नहीं याद आया आपका? क्योंकि वरुण सागर का पहले नाम था दोस्तों आपके फौज सागर। पहले क्या नाम था आपका? फौज सागर था। और वर्तमान नाम क्या है दोस्तों अपने? वर्तमान नाम आपके वरुण सागर। और ये कहाँ पर दोस्तों? आपके अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर, ठीक है, मैंने बोला भी है अजमेर के अंदर, लेकिन आप समझे नहीं समझे वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वर्तमान नाम ही रखा गया वरुण सागर। ठीक है, फौज सागर का नाम चेंज करके। तो सबसे उत्तर में देखो आपकी भीलवाड़ा से उत्तर में क्या आएगा आपका? अजमेर आएगा। तो पहले आपका अजमेर आ जाएगा, वरुण सागर आ जाएगा, फिर मांडल ताल आ जाएगा। अब देखो फतेह सागर, फतेह सागर का आपका उदयपुर के अंदर है, तो उदयपुर आ जाएगा दोस्त आपके। फिर गेप सागर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही एजुकेशन था।
लेकिन कंफ्यूज कहाँ पर हुई दोस्तों, क्योंकि आपने फौज सागर रट रखा था, वर्तमान में नाम इसका वरुण सागर कर दिया गया, याद कर लेना, ये भी अपडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में बागोलिया बांध कहाँ स्थित है? बागोलिया बांध कहाँ स्थित है दोस्त? बिलाड़ा क्षेत्र जोधपुर के अंदर, मंडल क्षेत्र भिलवाड़ा के अंदर, मावली क्षेत्र उदयपुर के अंदर, गिगोद क्षेत्र कोटा के अंदर। तो बागोलिया बांध दोस्तों कहाँ पर आपका? मावली क्षेत्र उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 60 सेमी संवर्षा रेखा निम्न में से किस जिला समूह से नहीं गुजरती? बस 60 सेमी संवर्षा रेखा निम्न में से किस जिला समूह से नहीं गुजरती? तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। कौन सी ट्रिक बताई थी दोस्तों? मैंने बताया था आपको कि राजस्थान का मैप, यदि आपको याद है कि ये अपना राजस्थान है, छोटा सा मैं मारने का प्रयास करता हूँ दोस्त, थोड़ा सा रुको, झालावाड़ चुक से ला गया अपना, ठीक है, ऐसे नहीं मिटेगा ये, ठीक है, झालावाड़ को वापस मानते हैं। तो दोस्तों मैं क्या बताता, ये अपना राजस्थान है, ठीक है, इस तरह से अपना जैसा भी बनता है वैसा राजस्थान है। ये अपना धौलपुर हो गया, ये अलवर हो गया वगैरह चलते हुए, ये मांगट, और ये अपना राजपूताना था। मैंने क्या बताया दोस्तों, राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी समरेखा काटती है? राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी समरेखा काटती है दोस्तों? मैंने बताया था आपको 50 सेमी समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती ना, अरे 2 भागों में बांटती ना। इधर तो कम होती है पश्चिम के अंदर वर्षा, और पूर्व के अंदर इधर क्या होती है आपकी, अधिक होती है। तो क्रम भी पूछे तो मैंने बताया था, इस तरह से आप याद करना, ठीक है। बताया कि नहीं बताया? बताया था दोस्तों आपको, यदि आपने क्लास से देखी है तो आप बोल ही नहीं सकते। अब हमें पूछा कि 60 सेमी संवर्षा रेखा निम्न में से किस जिला समूह से नहीं गुजरती? अब सारे जिले देखो, पहले तो ऐसे जिले देख लो जहाँ पर आपकी 60 सेमी गुजर सकती हैं। तो दोस्त आप बोलोगे सर नीचे वाले हैं सारे, तो दोस्तों सिरोही आ रहा है, देखो सिरोही, राजसमंद, टोंक आ रहा है, इधर आपका सोयाबंदर बूंदी आ रहा है, जयपुर अलवर आ रहा है। तो जयपुर के आपको तो इस 50 सेमी के पास में होगा, ठीक है, 50 सेमी के पास में होगा। सिरोही यहाँ पर होगा दोस्तों आपका, ठीक है, सिरोही कहाँ पर होगा आपका? यहाँ पर। तो 60 सेमी संवर्षा रेखा दोस्तों आपकी सिरोही भी गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? अपनी सिरोही से भी गुजरेगी। राजसमंद अपना यहाँ पर है, तो राजसमंद भाई मान लीजिए 80 सेमी देखो यहाँ से गुजरती है, 70 ले लेता हूँ एक बार, 70 यहाँ से गुजरती है दोस्त, 70 यहाँ से गुजरती है, 70 सेमी है। तो बीच वाले तो हो गए। तो इधर वाले देखो दोस्तों आपकी सोयामाधुर बूंदी आपका इधर आ रहा है, तो बूंदी नहीं होगा, सोयामाधुपुर आपका इधर आ रहा है। तो सोयामाधुपुर और बूंदी के अंदर दोस्तों आपकी कितनी वर्षा होती है? आपकी 80 सेमी होती है, 80 सेमी संवर्षा रेखा। ये तो कौन सी रेखा पर स्थित है आपके दोस्तों? 80 सेमी पर स्थित है। यदि इस मैप को आप समझ रहे हो तो आराम से याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जिला समूह इन जिलों से आपकी नहीं गुजरती है दोस्तों। और वैसे ऐसे वाला आपका पूछा भी गया है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो ये मैप के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो, यानी सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वैसे नहीं, ये समरेखा रेखा आपको याद ही नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है इसको याद करना। जो ज्योग्राफी से प्रॉपर स्टूडेंट है उसको भी याद नहीं होती, तो हम तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यदि हमने तैयारी बेस्ट की है, इन चीज़ों को समझा है। तो मैंने ऐसे बहुत से ट्रिक बना के आपको याद करवाने का कोशिश किया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछता है एग्जाम, क्योंकि यहाँ से गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे 4th ग्रेड में भी पूछा गया था, आप सभी को पता है ना, क्वेश्चन और डिलीट होने की संभावना होती है। 80 सेमी वाला पूछा गया था वो, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपके बता देता हूँ, प्रेस से क्वेश्चन आपके सारे करवाए हुए, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतन ये का मानसून, राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। तो कम वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल राइट, क्योंकि बहुत से प्रभाव है। अरावली का समांतर होना, उच्च तापमान होना, समुद्र तल से दूरी होना, बहुत से कारण है। अरावली पर्वत श्रेणी दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समांतर होती है, बिल्कुल अरब सागरीय शाखा के समांतर होती है। अरब सागर की जितनी शाखा आती है, अरब सागर की मात्रा दोस्तों आपकी दक्षिण राजस्थान में थोड़ी सी वर्षा करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर की वर्षा कहाँ पर वर्षा करती है? दोस्तों आपके दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है। बाकी शिवालिक के माले में जाकर घनघोर वर्षा करती है। शिवालिक के माले में घनघोर वर्षा होती है तो अपने गगन नदी के अंदर पानी आता है। हिमालय की एकमात्र नदी है जो राजस्थान के अंदर आती है, कौन सी? आपकी गगन नदी। और बाढ़ की स्थिति के अंदर होती है तो दोस्तों आपकी अखरा पाकिस्तान तक जाती है, और इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, मर्द नदी भी कहा जाता है। और इसके अंदर वर्तमान में सीएम की समस्या आ चुकी है, जिसके निवारण के लिए सभ्यता का पौधा लगा जाता है। तो सारी चीज़ें याद करवाई थी। अब देखो कहाँ शिवालिक हिमालय कहाँ नदी पढ़ रहे थे, और क्वेश्चन एमसीक्यू इस प्रकार से एनालिसिस किया है कि क्वेश्चन जहाँ पर आता है ना, याद होते हुए वैसे वे टॉपिक ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आपको भी कनेक्ट करवाया गया था सारे टॉपिक, दोनों सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, कोपेन नाम आता है, ये याद होना चाहिए सबसे पहले, आगे मत पढ़ो। कोपेन यार नाम आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। आधार क्या था दोस्तों आपके? आधार क्या था इसका? वनस्पति, वनस्पति, तापमान व वर्षा, तापमान व वर्षा। तुरंत याद आनी चाहिए आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर BWSW। ठीक है, छोटा सा मैप की तरह याद करवा देता हूँ। चलो अपने पास विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस करें, थोड़ा अच्छे से करते हैं ताकि आप कोई भी याद आए, मजा आए रिविजन करने के अंदर। ये मेरे से झालावाड़ वाला थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा सा बहुत मुश्किल बनता है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इधर से घूम के इसे आता है। ये जो पहले बहुत अच्छा मैप बनाता था मैं, फर्स्ट ग्रेड वाला देखना क्लेश, फर्स्ट ग्रेड वालों क्लासों में मैंने बहुत अच्छा मैप बनाया है शानदार तरीके से। दोस्तों मैंने क्या बताया था, पश्चिमी के अंदर आपका BWSW आपको याद आना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, BWSW याद आ गया तो बोलोगे सर याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। तो ये दोस्तों यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है आपका। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपके BSSW, कौन सा आता का? BSSW। ठीक है, और दोस्तों ये आपकी सिरोही से इधर से शुरू होता है आपका, और इधर वाले ये थोड़ा सा ऊंचा होता है सिटिमनिया। ठीक है, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, वैसे सही बात है, हमने थोड़ा सा छोटा बनाया। और फिर ये आपका CWG आ जाता है, सबसे बड़ा प्रदेश। थोड़ा सा इधर वाला नीचे वाला छोटा बन गया अपना, ये CWG है, वैसे सबसे बड़ा है। ठीक है, और झालावाड़ और नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुर ये W के अंदर आते हैं। ये चीज़ ज़्यादा आपको समझ में होगी। यहाँ पर आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है, कौन सी? आपकी स्टेपी घास। और AW में आपकी सवाना पाई जाती है। और ये कैसा प्रदेश है दोस्तों आपके? बताओ भाई। आदर, कौन सा आपका? आंध्र प्रदेश है AW। आप देखो तो बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से कर सकते हो, आराम से आप कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो ये कैसा था दोस्तों आपकी शुष्क, ये प्रदेश कौन सा था आपका? अर्धशुष्क। कैसा था आपका? अर्धशुष्क। ये कैसा था आपका? जयपुर के आसपास उपादर। दक्षिण वाला कौन सा था आपका? आदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई थी, और जैसे आपका आया देखो कट गया ना ऑप्शन, याद करने की आवश्यकता नहीं थी। और आप सभी को ये बता देता हूँ, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा दोस्तों आपका? बताओ भाई। BWSW का प्रतिनिधि जिला अपना बीकानेर है, साथ साथ ही। और BSSW का प्रतिनिधि जिला कौन है दोस्त आपका? नागौर है अपना, नागौर साहब। CWG का सचिन पायलट वाला क्षेत्र टोंक। और AW का दोस्तों कौन हो जाएगा अपना? बांसवाड़ा हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? बांसवाड़ा। कोपेन का वर्गीकरण आपको पूरा याद करवा दिया। ठीक है दोस्तों, कोपेन और थानवेट दोनों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। थानवेट भी याद कर सकते हो, आ जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में मुख्यतः खरीफ फसल मक्का, मक्का आ रहा दोस्तों, धान, गन्ना और तिल कौन से प्रदेश में होते हैं दोस्तों? बताओ भाई। 9 का राइट आंसर क्या होगा आपका? दोस्तों आठ दक्षिणी मैदान के अंदर मक्का। देखो मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मक्का अनुसंधान केंद्र मैंने बताया था आपको बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? बांसवाड़ा पर। यहाँ पर दोस्तों आपकी कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आदर जिले के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मक्का की 2 किस्म पूछी जाती है दोस्त, ये भी याद कर लेना साथ साथ। माय कंचन, माय दहन, माय दहन। ये मक्का की किस्म है दोस्त, बार बार पूछ जाती है। नवजोत भी आपकी मक्का की किस्म है जो बार बार पूछ जाती है। ठीक है, सविता, किरण, पूषा, विवेक, ये सारे आपकी मक्का की किस्म है। चलो याद आ गया तो बता दिया आपको। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अपन में से भी मेजर टेस्ट कर रहे हैं तो रिविजन टेस्ट है अपना। ठीक है दोस्तों, अब देखो कृषि की बात कर रहे हैं हम। निम्नलिखित विचार कीजिए। राजस्थान 171 RBC 911 बाजरा की मुख्य किस्म है। 171 तो है दोस्त, RCB 911 भी बाजरा किस्म है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, बाजरा है दोस्तों। तो बाजरा देखो देश में कितना योगदान है? 44.66%। स्थान कौन सा है देश में बाजरा का? राजस्थान में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान आपके? प्रथम स्थान है। सर्वाधिक कहाँ पर होता है आपका बाजरा? अलवर के अंदर। सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्त आपके? अलवर के अंदर। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर दोस्त आपके? चलो बता देते हैं साथ साथ ही। अभी हुआ नहीं है लेकिन गुडामालानी के अंदर है। गुडामालानी कहाँ पर दोस्त? अपने बाड़मेर के अंदर। प्रस्तावित हो चुका है लेकिन अभी काम चल रहा है इसका। ठीक है, वैसे सुचारू नहीं है काम, वैसे प्रगति पर है। ठीक, काम चल रहा है, प्रस्तावित हो चुका है। तो गुडामालानी काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। नागौर और जैसलमेर क्रमशः राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन, सर्वाधिक इसबगोल उत्पादक राजस्थान में बात करें नागौर और जैसलमेर, नागौर और जैसलमेर इसबगोल, बिल्कुल सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर इसबगोल की बात करें,
सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर में पाए जाते हैं। वैसे तो दोस्तों अधिकतम क्षेत्र वाले में बाड़मेर, जालौर आता है। इस सब गोल मंडी कहाँ पर दोस्त? मंडी आपकी भीनवाल जालौर के अंदर, भीनवाल जालौर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर स्थित नहीं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर स्थित नहीं है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र रारी की बात कराइए, दुर्गापुरा जयपुर, हाँ जयपुर के अंदर। तीसरा गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी सत्य है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, थोड़ा जल्दी भी करते हैं क्योंकि वैसे तो हमारा रिवीजन कर चुके हैं पहले हम टॉपिक वाइज टेस्ट माइनर टेस्टों के साथ। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वन क्षेत्र को पहचान करनी है। ये राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यानी 0.36% पर। वार्षिक वर्षा 150 से अधिक, 150 से अधिक आराम से देख सकते हो आप सिरोही के अंदर होती है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा हो जाता है रिपीट, और कल भी मैंने करवाया था। यहाँ 1070 से 1375 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बिल्कुल राइट। तो सबसे ऊंचा भाग अरावली यहाँ पर आपके सिरोही के अंदर ही है। तो देखो मिश्रित पतझड़ राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक। चलो बता देता हूँ इनको, क्रम आ गया था क्वेश्चन। सर्वाधिक कितने परसेंट भाग पर फैले हुए दोस्तों? आपके 28.38% भाग पर। सालर वन की बात करें, सालर वन बहुत बार पूछा जाता है आपका। सालर वन से क्या उत्पन्न किया जाता है? आपका गोंद। क्या उत्पन्न किया जाता है? आपकी गोंद के लिए जान जाते हैं दोस्त, गोंद के लिए जान जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर भी आया है दोस्तों, सालर वृक्ष। ढाक वन की बात करें, ढाक, ठीक है, तोक डाक वन आपके 58% क्षेत्र में फैले हुए आपके। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.39% भाग में फैले हुए, ठीक है। सॉरी, सर्वाधिक पर तो आपके कौन सा ढाक वन ही हो गया, आपके धोक वन 58 शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, कंदीय वन। ये कितने पर आपके दोस्तों? 58.11 सर्वाधिक लिख दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी। मिश्रित पतझड़ कितने दोस्तों? आपके 28.38% है। सर्वाधिक नहीं है, सर्वाधिक तो आपके उष्ण कटिबंधीय है 58.11%। ये याद कर लेना, लेकिन परसेंट पूछा जाता है दोस्तों, इनका क्रम पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में है, रिपीट भी होता है दोस्तों आपका, इंपॉर्टेंट है। और ये 2022 में इसका पूछा गया था 0.39%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिलों को व्यवस्थित अवरोही क्रम में पहचान कीजिए। अवरोही क्रम के अंदर बताना है दोस्त। तो सबसे ज़्यादा बात करें वन कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है दोस्त। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपकी? उदयपुर के अंदर है ना, या दोस्तों उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के बाद आपके 12 के अंदर आएंगे दोस्तों। 12 के बाद में आपके कहाँ पर आएंगे दोस्तों? आपका करौली के अंदर। करौली के बाद चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों प्रतिशत में पूछ ले तो, प्रतिशत में पूछ ले तो सबसे पहले कौन आएगा आपका? प्रतापगढ़ आएगा। कौन आएगा? प्रतापगढ़। फिर दोस्तों उदयपुर आएगा आपका। फिर कौन सा आएगा दोस्तों? आपका करौली आएगा। और फिर सॉरी करौली आएगा। फिर कौन सा आएगा दोस्तों? आपका 12 आएगा। प्रतिशत वाला भी याद कर लो साथ साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राज्य में भीलवाड़ा, अजमेर तथा ब्यावर जिले में कौन सी मृदा का जमाव है? मृदा क्वेश्चन है। भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, नवीन बुरी मृदा। सबसे पहले तो देखो राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा कितने भागों में बांटा है दोस्तों? आपकी 14 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 14 भागों में। अब देखो हमें दिया है भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, नवीन भूरी मृदा। नवीन भूरी मृदा की बात करें दोस्तों, ये आपकी भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों आपकी कैल्शियम ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, ये जैसलमेर बीकानेर के अंदर पाई जाती है। जैसलमेर व बीकानेर के अंदर। नवीन जलोढ़ मृदा, ये दोस्तों आपकी नवीन जलोढ़ मृदा आपकी अलवर, भरतपुर। डी का नाम अभी वर्तमान में ब्रजनगर, ठीक है। साथ साथ याद कर लो नया नाम भी, सवाई माधोपुर एवं जयपुर। लाल लोह मृदा, ये 2022 में पूछा गया था। ये 2022 में ये पूछा गया था दोस्तों। लाल लोह मृदा कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का।
नेक्स्ट, विशेषता बतानी है भाई। चलो विशेषता बताते हैं दोस्तों, कौन सी मृदा की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्त। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की कमी तथा लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। लौह तत्व क्या पाई जाती है दोस्तों, आपकी अधिकता पाई जाती है। चलो ठीक, लौह तत्व की अधिकता। यह मृदा दक्षिणी मध्य उदयपुर, दक्षिणी राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा मिलती है। चावल, मक्का, चावल, गन्ने। देखो मक्का, चावल, गन्ने फसलें हेतु उपयोग है। अभी एक क्वेश्चन भी आया था ना पीछे, इस क्वेश्चन को जिसने समझा है, पिछले वाला क्वेश्चन जिसने किया है, यदि उसने ये लाइन पढ़ी है ना दोस्तों, तो उसे वो पहले वाला प्रश्न याद आया होगा। अभी हमने किया है जस्ट 2-4 प्रश्न पहले ही। तो हमने देखी थी लाल लोमी मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों, आपकी लाल लोमी मृदा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि मक्का, चावल, गन्ना कहाँ पर होते हैं दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर। अभी पिछला क्वेश्चन था ना, और बांसवाड़ा के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों, आपकी लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 कौन से बेसिन में, माई बेसिन। आराम से काट सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा फायदा होता है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 75% से अधिक साक्षरता वाले जिले की संख्या। कल मैंने आपको मैंने टेस्ट 5 करवाया था। यदि जिस दोस्त ने देखा है तो मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन परिवेश का क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया कि 75% से कितने जिले हैं। दोस्तों हमने कोटा से शुरुआत की थी, कोटा, ठीक है, जयपुर, सर्वाधिक वालों की, सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, 1 नंबर पर हमने कोटा फटा, 2 में जयपुर फटा। फिर हमने गलती से हम झुंझुनू चले गए थे दोस्त, और झुंझुनू 3 नंबर पर था, हमें आना था सीकर, तो सीकर 4 नंबर पर था। तो मैंने क्या बताया था, 2 जिले ऐसे हैं कोटा और जयपुर जिनकी 75% साक्षरता है, और सर्वाधिक इसके दोस्तों कोटा की है। सर्वाधिक इसकी आपकी कोटा की है, 76 पॉइंट कुछ है। तो राइट आंसर क्या जगह 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। जिस दोस्त ने कल वाली क्लास देखी है ना, अब देख लो सारे क्वेश्चन ने जो पीछे हमने एनालिसिस किया ना, उसके आसपास के क्वेश्चन पूछे गए मेजर टेस्ट के अंदर। अब आपको कितना बेनिफिट हो रहा होगा, आपने भी देखा होगा। राजस्थान जनगणना 2011 के निम्नलिखित में से कौन सा जिला समुच्चय अपनी कुल जनसंख्या में जनजातीय संख्या का 50% से अधिक अंश रखता है। जनजातीय संख्या को 50% से अधिक अंश रखता है, बताओ भाई। तो जनजातीय संख्या की बात करते हैं, यानी कि SC/ST की बात करते हैं, और आपकी 50% से अधिक कौन से जिले लगते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। देखो दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक की, बात करें क्रम याद कर लेना, सर्वाधिक का क्रम याद कर लेना दोस्तों। सबसे ज़्यादा जनजातीय प्रतिशत की बात करें तो कहाँ पर है दोस्तों, प्रतिशत में बात करें सबसे पहले, प्रतिशत में, प्रतिशत ही पूछा यहाँ पर। बांसवाड़ा की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा के अंदर है, फिर डूंगरपुर के अंदर है दोस्त, फिर अपने प्रतापगढ़ के अंदर है, फिर कहाँ पर आपके प्रतापगढ़ के अंदर। ये तो प्रतिशत के अंदर बता रहा हूँ। डूंगरपुर के अंदर 76.4% है दोस्त, फिर आपकी 70.8% है, प्रतापगढ़ की आपकी 63.4% है। ये तो क्रम याद कर लेना। संख्या में बात करें, संख्या पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार की बात करें दोस्त, तो संख्या के आधार पर सर्वाधिक यहाँ पर रहती है दोस्तों। सर्वाधिक की बात करें उदयपुर के अंदर, फिर उदयपुर के बाद बांसवाड़ा दोस्तों, और बांसवाड़ा के बाद दोस्तों आपके डूंगरपुर। ये भी याद कर लो साथ साथ। यदि संख्या के आधार पूछे तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पर रहती है, उदयपुर के अंदर, और प्रतिशत के आधार पूछे तो कहाँ पर रहती है दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पश्चिमी राजस्थान में कोई बनाने की पश्चिमी राजस्थान में कोई बनाने की परंपरा है जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, नाड़ी, पेंडा, टाका या बेरी। तो 17 का राइट आंसर क्या जगह का बेरी बोला जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति के समय रियासती शासकों में शेष सम्मिलित नहीं है। रियासती शासकों में शेष सम्मिलित कौन सा नहीं है दोस्त, बताओ भाई। 18 शताब्दी क्रांति यानी आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन आ गया आपकी। तो बताओ भाई दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन। डूंगरपुर के कौन थे, उदय सिंह, बिल्कुल राइट है, ये तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। प्रतापगढ़ के कौन थे आपके, लक्ष्मण सिंह थे क्या दोस्तों। लक्ष्मण सिंह तो मैं तो आपको बताना चाहूँगा, पर लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे। 18 शताब्दी क्रांति के समय लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे दोस्तों, बांसवाड़ा के थे, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बताना सही। जैसलमेर के रंजीत सिंह, बूंदी के राम सिंह। प्रतापगढ़ के मैं बताना चाहूँगा आपको, प्रतापगढ़ के थे दोस्तों आपके दलपत सिंह। कौन थे आपके, दलपत सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। सारे करवाए थे मैंने रियासती 18 शताब्दी क्रांति क्लास देखना, बहुत ही डिटेल से ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया था दोस्तों।
टोंक में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। मीर आलम खां, मेहराब खां, विलायत खां, मोहम्मद अली बेग। तो राइट आंसर क्या जाएगा 19 का? मीर आलम खां। मोहम्मद अली बेग तो आपके नीमच में थे दोस्त। और नीमच विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? आपके 3 जून 3 जून 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। वांगड़ क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में किसने किसने किया था? अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी दोस्तों आपके जयपुर से संबंधित थे। जैन विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापना की थी। स्वामी गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज या दामोदरदास राठी। तो 20 का राइट आंसर क्या जाएगा? गोविंद गिरी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वांगड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। 1851 से 1860 के बीच हुए मीणा विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था भाई? मीणा विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था आपका? जहाजपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीणाओं की बात करें, कल हमने करवाया था। 1897 में बिजोलिया किसानों ने नींद में से महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन हमने देखा था कल, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन करवाया था दोस्तों। 1897 में शुरुआत होती है दोस्तों, 1941 तक ये चलता है। लगभग 43 साल का ये वर्ष ये चलता है दोस्तों। 44 वर्षीय आंदोलन चलता है। और प्रथम चरण की बात करें, नानजी पटेल आपके प्रथम चरण से संबंधित थे। प्रथम चरण समझे थे। और इस प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? इसका नेतृत्व किया था आपके साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास। ब्रह्मदत्त और फतेह करमचारण के सहयोग से नानजी पटेल और ठाकरे पटेल गए थे। और हामिद महाराणा ने किसको भेजा था जांच हेतु? महाराणा ने जांच हेतु किसको भेजा था भाई? महाराणा की बात कर लेते हैं। जांच हेतु किसको भेजा था? हामिद हुसैन को। हमीद हुसैन को भेजा था, ठीक है। और हमीद हुसैन की जांच के बाद जो करशन सिंह थे उस समय, करशन सिंह थे, कौन थे भाई? बिजोलिया के सामंत कौन थे उस समय? करशन सिंह। कौन थे? करशन सिंह। और इस करशन सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को देश निकाला दे दिया। देश निकाला बहुत जल्दी दे दिया जाता था पहले, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? देखो विजय सिंह फतेह दे रखा है, ये दूसरे चरण के नेतृत्व करता थे, ठीक है। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना इन्होंने की थी। किसान पंच बोर्ड की स्थापना इन्होंने की थी। माणिकलाल वर्मा तीसरे चरण के नेतृत्व करता थे। और अंतिम में समझौता माणिकलाल वर्मा द्वारा किया गया था, ठीक है। माणिकलाल वर्मा के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना देखो जयपुर 1931 में, बूंदी की 1931 में। देखो जयपुर की बूंदी की 1931 में कांतिलाल ने, और जयपुर की 1931 के अंदर किसने की थी दोस्तों? आपके कपूर चंद पाटनी ने। आज तक ये पढ़ते हो ना, ये पढ़ते ना, फिर भी हम जयपुर को मानते हैं दोस्तों। फिर भी किसको मानते हैं? जयपुर को मानते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के 24 अप्रैल 1938 डेटें पूछी जाती है दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है। कल ही बताया मैंने सारी चीज़, प्रजामंडल वाला टेस्ट कल ही बता आपको। हाड़ौती कब हुई थी स्थापना? बताओ भाई, कमेंट के अंदर बताओ हाड़ौती की स्थापना। देखो इसके किसने की थी भाई? बताओ। बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक बता देता हूँ मैं, अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन थे आपके? बुरेलाल भैया, बुरेलाल भैया साहब थे। और महामंत्री कौन थे दोस्त इसके? महामंत्री थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। करवाया कि नहीं करवाया? हाड़ौती की किसने की थी आपकी दोस्तों? पंडित नेनूराम ने। किसने की थी आपकी? पंडित नेनूराम ने की थी। कब की थी? 1934 के अंदर। सारे क्वेश्चन आपके किए हुए, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताने का पहला राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए, जोधपुर के थे भाई? स्वयं प्रताप सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराजा गंगा सिंह, स्वयं जय सिंह। जयपुर के थे क्या? स्वयं जय सिंह थे दोस्त जयपुर के। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी 1727 में। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों। रणथंभौर के गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, बिल्कुल राइट। जालौर के कीर्तिपाल, बिल्कुल राइट। नाडौल के लक्ष्मण देव चौहान थे दोस्त, लक्ष्मण देव चौहान। कानर देव बात करें जालौर के अंतिम शासक, जालौर के अंतिम शासक, अंतिम चौहान शासक में से अंतिम समझ लेना।
चौहान शासक। 1311 के अंदर किसका आक्रमण हुआ था दोस्तों? AK का आक्रमण हुआ था। ठीक है। शंकरवरी वासुदेव चौहान, कौन से अभिलेख में मिलता है इसका उल्लेख? बिचौलिया अभिलेख के अंदर मिलता है, जो सोमेश्वर के काल का था 1169-1170 में। बिजोलिया अभिलेख में उल्लेख मिलता है दोस्तों कि वासुदेव ने शाकंभरी पर चौहान वंश की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, सारे करवाए हैं दोस्तों। राजवंशी क्लासेस पड़ी हुई है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, देखना चाहो तो आपकी इच्छा है। ठीक है। फुल रिवीजन करना चाहो, यदि कलाम बुकलेट का रिवीजन करना चाहते हो तो क्लास एक बार देखना, देखने के बाद पता चलेगा। तो पूरा रिवीजन कर सकते हो क्लासों के माध्यम से, यदि आपको सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 सिद्धराज का पुत्र था लक्ष्मण देव चौहान। ठीक है। 25 का 2। नेक्स्ट, सॉरी 25 का 3, आंसर 3, सॉरी मैं 2 बोल रहा हूँ शायद, है ना। किस परमार शासक के काल में तेजपाल ने आबू के तेलवाड़ा में लूणवसई नेमिनाथ मंदिर बनाया था? सोम सिंह, धारावर्ष, उत्पल राज, धूमराज। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, वो थे दोस्तों आपके सोम सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। किस ग्रंथ में बीकानेर के करण सिंह को जालंधर का बादशाह कहा गया? जालंधर का बादशाह करण सिंह। करण सिंह आपके किसके पुत्र थे? राज सिंह के पुत्र थे दोस्त। जालंधर का बादशाह किसे कहा गया? आपका सुक्त सप्तमी, काव्य डाकिनी, करण भूषण या अनूप प्रबोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 27 का सुख सप्तमी। सुख सप्तमी में आपके जालंधर का बादशाह कहा गया किसको? बीकानेर को, सॉरी करण सिंह को। वीर नायक जेता कुपा के सेनापति थे? देखो जेता कुप्पा का नाम सुनते हैं ना दोस्त, तो मुझे एक युद्ध याद आता है। वो उस युद्ध का नाम था दोस्तों 1544 से वो युद्ध लड़ा गया था, और वो युद्ध का नाम था दोस्तों आपकी गिरी सुमेल का युद्ध। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो बैठता। शेरशाह सूरी का बड़ा खतरनाक कथन था, और इसके अंदर मालदेव ने राठौड़ की बात करते हैं, इन्होंने धोखा दिया था किसको? जेता और कुप्पा को। नाराज मत हो जाना भाई, है ना, एक तरह से याद करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मालदेव ने अविश्वास की विसंगति उत्पन्न हो गई थी, तो मालदेव ने बीच में युद्ध छोड़ दिया था, और उसके वजह से इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए। जेता और कुपा। अलाउद्दीन कहाँ के थे बताओ भाई? अलाउद्दीन कहाँ के सेनापति थे? एक आपके रणमल रतिपाल थे, आपके रणथंबोर के रणमल रतिपाल, अलाउद्दीन, गोरा और बादल। देखो दोस्तों सेनापतियों की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ गया। अलाउद्दीन ये आपके दोस्तों आपके कौन से में महोबा का युद्ध हुआ था आपका, कौन सा? महोबा का युद्ध, और गुजरात के साथ। ठीक है। परमादि देव चंदेल के सेनापति थे, परमादि देव चंदेल। और ये युद्ध कब हुआ था? 1182 के अंदर पृथ्वीराज तर्ते के साथ। और इसके अंदर आपके चंदेल सेनापति थे अलाउद्दीन, सॉरी उदयपुर लिख दिया क्या मैंने? उदल, ठीक है ठीक है, उदल लिख दिया, उदल उदयपुर इसलिए लिख दिया मैंने, शायद सेनापति गोरा और बादल। गोरा और बादल की बात करें दोस्तों, ये सेनापति थे आपके रतन सिंह के, जो अंतिम गोहिल शासक था, अंतिम गोहिल शासक। और ये मारे गए थे दोस्तों आपके 1303 में, AK का आक्रमण। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा दोस्त, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा रानी पद्मिनी ने अपने 1617 के साथ जोर किया था। इसके अलावा दोस्तों आपके रणमल और रतिपाल, जिन्होंने धोखा दिया था आपके हमीर देव चौहान को, हमीर देव चौहान के विश्वासघाती सेनापति, विश्वासघाती सेनापति। लो भाई दोस्तों रिविजन हुआ कि नहीं हुआ ना? एक क्वेश्चन याद है तो 3 क्वेश्चन आपको याद करवा दिया मैंने। मालदेव सोनगरा भी आया यहाँ पर, तो क्या बात है। मालदेव सोनगरा को AK ने चित्तौड़गढ़ सौंपा था 1303 के नहीं 11 के अंदर, क्योंकि उन्होंने पहले तो अपने पुत्र को सौंपा खिजा खा को, खिजाबाद रखा था ना, और फिर मालदेव सोनगरा को भेजा। फिर 1326 में आपके हमीर देव चौहान आए थे आपके, जिन्होंने मालदेव सोनगरा को युद्ध में पराजित किया। अपनी पुत्री का विवाह सोंगरा ने उससे किया, और फिर आपकी सिसोदिया शाखा की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भर्तृरेख से तात्पर्य, भर्तृरेख से तात्पर्य क्या है दोस्त? बताओ 29 का भर्तृरेख से तात्पर्य क्या है? वह रकम जो जागीरदार राज्य के खजाने में जमा करवाता था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, बालातल सभ्यता की बात करें, सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों बालातल सभ्यता आपकी 5वीं सभ्यता है, इस सब्जेक्ट की बात करें सिलेबस की।
यह सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। कौन जिले में स्थित है? बालातल सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर स्थित है दोस्त। 30 की बात करें, इस सभ्यता का उत्खनन प्रोफेसर V.N. मिश्र ने किया था 1992 के अंदर। ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता स्थल है, बताओ भाई। पहले तो इसको कर लेना 93, 1192, 93 पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो 93 याद कर लेना, ठीक है। और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता स्थल है बिल्कुल। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? 2 सही है। पहला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि उदयपुर जिले के अंदर है। कौन जिले में? भीलवाड़ा जिले में नहीं है आपके दोस्तों, उदयपुर जिले के अंदर है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक नोट लगा के याद करना। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग के प्रमाण बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर आपकी बालातर सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कविराजा श्यामलदास, जेम्स टॉड, सी.वी. वेद। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 सी.वी. वेद। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजय राज चौहान ने किस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था? दोस्तों जैन मंदिर के लिए दिया था स्वर्ण कलश अजय राज चौहान। तो आपके महावीर मंदिर, देवबरा मंदिर, बर्मा मंदिर, महावीर मंदिर। तो आपके जैन मंदिर को दिया था दोस्तों। तो जैन मंदिर कौन सा? इसके अंदर आपके पार्श्वनाथ मंदिर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1113 के अंदर बात करें, इन्होंने अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की थी और राजधानी बनाई थी अपने अजमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता स्थल से प्राप्त कौन सा साक्ष्य आर्यवासियों के मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाणित करता है? ये अपने साथ क्या करते थे दोस्तों? आपके आभूषणों को सहित दाबते थे, ठीक है। क्या करते थे? आभूषण सहित समाधान, यानी जिनके गहने वगैरह होते थे ना, उसके साथ ही दफन करते थे आर्यवासी। वर्तमान में गहनों को साथ दफन नहीं करते हैं, ठीक है, वर्तमान तो लूट लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर दोस्तों, साथ साथ याद भी कर लेते। देखो आर्य सभ्यता की बात करें, इसका उत्खनन किसने किया था दोस्तों? उत्खनन किया था दोस्तों आपके 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास आए थे दोस्तों। इसके बाद में आपके एस टी साकलिया साहब आए थे। कौन आते हैं? एस टी साकलिया साहब आए थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। उपनाम भी पूछे जाते हैं इसके, धूलकोट, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, ठीक है, ताम्रवती नगरी, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बनास संस्कृति, बनास संस्कृति, ये सारे उपनाम है दोस्तों। कहाँ पर आपके दोस्तों? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन किसके सभापतित्व में होता? प्रथम अधिवेशन की बात करें, आचार्य कृपलानी, माणिकलाल वर्मा, विजयलक्ष्मी पंडित, बलवंत सिंह मेहता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 माणिकलाल मेहता। विजय लक्ष्मी पंडित आपकी विशेष अतिथि थी दोस्त। मैंने क्या बताया था? मेवाड़ में कुछ ही क्यों न हो, नेहरू परिवार की कोई ना कोई सदस्य शामिल होती थी उसके अंदर। तो विजय लक्ष्मी पंडित आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उन्होंने इसमें भाग लिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद कर लो दोस्तों, ये अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? ये अधिवेशन कहाँ पर होता है? पहले पास तो अधिवेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। याद आ रहा मुझे, अधिवेशन होता है दोस्तों आपका 25-26 नवंबर 1941 को। ये डेट पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में डेट आ चुकी है। कहाँ पर आता है दोस्तों? आपके उदयपुर के अंदर। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, प्रथम फर्स्ट अध्यक्ष थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ध राजस्थान मत्स्य संघ में विलय कब हुआ? बहुत बार। यह समिति आई थी दोस्तों आपके शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय समिति। और इस समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय आपका किसमें हो गया? वर्ध राजस्थान में हो गया। वर्ध राजस्थान आपका 30 मार्च 1949 को बना था। अब ये बताना दोस्तों, इसके अंदर कुल 3 सदस्य थे, अन्य 2 सदस्य कौन थे? यदि जिस दोस्त ने कल वाली क्लास नहीं देखी ना, तो मेजर टेस्ट का रिवीजन करने का कोई फायदा नहीं है दोस्त। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी, आप देख सकते हो, आप कल वाली क्लास से सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। कल वाली क्लास देख लो, परसों वाली क्लास देख लो, जितने हमने माइनर टेस्ट का एनालिसिस किया ना, मेजर टेस्ट के अंदर उनके आसपास के क्वेश्चन आ रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं आपको। देखो, इनमें से रामस्वरूप किसान देश के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। संगीत, कृषि, साहित्य, चित्रकला।
तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार एक पश्चिमी राजस्थानी बोली नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी बोली कौन सी नहीं है? शेखावटी, थली, गोडवाड़ी, तोरावट। दोस्तों 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तोरावट। ये दोस्तों आपकी पूरी राजस्थान, जयपुर की पूरी राजस्थान में बोली जाती है। और वैसे देखिए शेखावटी में बोली जाती है। शेखावटी यानी आप नीम का दाना से उस तरफ जाओगे ना तब बोल जाती है, नीम का दाना झुंझुनू खेतड़ी वाले एरिया के अंदर। और ढूंढाड़ की उपबोली है दोस्त, ढूंढाड़ी की उपबोली। गौड़वाड़ी कहाँ पर बोल जाती है दोस्तों? बताओ भाई। थली दोस्तों आपके बीकानेर के अंदर बोल जाती है। गौड़वाड़ी आपकी सिरोही के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांगड़ी बोली इसके अंदर दोस्तों आपकी ट्रक सत्ता के लिए जान जाती है। आपकी ट्रक सत्ता, ट्रक सत्ता के लिए जान जाती है बोली। ठीक है, इसके अंदर आपके दोस्तों मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है। एक तरह से गाली गीत है दोस्त। और आपकी अच्छा दे दिया, यही पूछा है कि क्वेश्चन? अच्छा मिश्रण ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से रचना व लेखक कौन सा युग्म से सम्मिलित नहीं है दोस्त? कौन सा से सम्मिलित नहीं है? सुजान चरित्र, कवि सुदन, सुंदर विलास सूरदास, मृगावती कुशलाभ, छंद मयूख, सूर्यमल मिश्रण। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सम्मिलित? मृगावती रास कुशलाभ की नहीं है दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। निम्न में से लोकता या वाद करने वाला खिलाता है। बात, पोस, टप्पा, टांडो या उखारियो। उखारियो तो उखारो कौन देते हैं? उखारो कौन देता है? ये देता खाने सुनते थे हमें, जब अपने दादाजी खाने सुनाते थे तो हम क्या बोलते थे? तो वो तो क्या हो गया? उखारा था, यानी सुनने वाला उखारा देता था। ये तो नहीं हो सकता। बाघ, पोस जो आपकी बात कहता था यानी खान नहीं कहता था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। चलो दोस्तों करते हैं, सारे क्वेश्चन किए हुए थे अपने, फिर भी चलाते हैं। क्वेश्चन क्या अपना देखो, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ 2000 चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 6 जुलाई को केमलीडस स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और व राजस्थान ऊंट दौड़ संघ द्वारा संयुक्त रूप से पुष्कर में किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों? आगे पुष्कर के अंदर किया गया, बिल्कुल राइट। ये चैंपियनशिप राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं एवं ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने तो आयोजित हुई, बिल्कुल राइट। सत्य कथन की बात करें, दोनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, प्रदेश के युवाओं तक केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने हेतु राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान, राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? प्रसार एवं वेदांता फाउंडेशन द्वारा, प्रसार एवं निर्विकल्प फाउंडेशन द्वारा, वेदांता फाउंडेशन एवं फैल फाउंडेशन द्वारा, उपकार फाउंडेशन या राइमेश फाउंडेशन द्वारा। दोस्तों आपके प्रसार एवं विकल्प फाउंडेशन द्वारा ये चला जा रहा है कौन सा? राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान, राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान चला जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के अंतर्गत लैंगिक समानता SDG 5 में राजस्थान किस विश्वविद्यालय राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ टोंक, बीट्स पिलानी झुंझुनू, MNIT जयपुर। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? वनस्थली विद्यापीठ टोंक। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालय में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? अटल ज्ञान केंद्र दोस्त नहीं, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 नहीं दोस्तों, राजस्थान मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 25 मार्च 2025 को शुरू हुआ था दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, वर्ष 2025-26 हेतु राजस्थान विधानसभा में गठित विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? दयाराम परमार, केसाराम चौधरी, हरी सिंह रावत या अर्जुन लाल जिनगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 केसाराम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश की रिया कंवर ने देश भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो रिया कंवर है कौन सी जिले से संबंधित है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो रिया कंवर संबंधित है दोस्तों आपके जयपुर से। जयपुर कौन से ऑप्शन में? दूसरा तो यहाँ पर ही कर सकते थे। बार क्या हो गया आपका? चिंतकीकरण। निम्नलिखित में से उद्योगों है उनकी अवस्थिति में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री श्रीगंगानगर जयपुर के अंदर है, राजस्थान एक्सप्लोरेशन एंड केमिकल धौलपुर, स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का 2 जयपुर के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नींद में से किस महिला तैराक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महिला तैराक है और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्षा सोनी, मंजरी भार्गव, सुनीता पुरी या भुवनेश्वरी कुमारी। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। मंजरी भार्गव, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों का पूजा स्थल वेद खबाद राजस्थान किस नगर में है? उदयपुर, जयपुर, फलौदी, पुष्कर। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, पुष्कर के अंदर है दोस्त, वेद खबाद। और यहूदी की बात करें तो चर्चा में रहा था भाई, अभी इजराइल वाला मैटर चर्चा में तो पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से उस शतरंज खिलाड़ी की पहचान कीजिए जो मात्र 6 साल में और 9 महीने की उम्र में राजस्थान के सबसे कम उम्र के फिट रेटेड खिलाड़ी बन गए। यश बढ़िया, शंकर लाल हर्ष, अवधिक शर्मा, जेटू सिंह सिसोदिया। तो 50 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके, अवधिक शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान के प्रसिद्ध शिव मंदिरों के युगों में से असम्मिलित युगम की पहचान कीजिए। हर्षनाथ मंदिर दोस्तों पहला जो गलत हो जाएगा, सीकर के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या उनका, कायावरणेश्वर महादेव झालावाड़, एकलिंग मंदिर उदयपुर, पारावली बनाता देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित उष्टर परियोजना निदेशालय को क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय उष्टर अनुसंधान केंद्र का बनाया गया। 20 सितंबर 1995 को, 5 जुलाई 1984 को, 9 सितंबर 1992 को या 10 दिसंबर 2001 को। तो दोस्तों ये बनाया गया था आपका 20 सितंबर 1995 को, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है? नवगांव अलवर, 53 की बात करें, नवगांव अलवर है दोस्तों आपका, अर्निया सीकर भी है, तबीजी अजमेर भी है, लेकिन अबुसर झुंझुनू नहीं है, ये बीकानेर के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल कि किसी लंबित विधेयक पर विचार करने हेतु विधानमंडल को संदेश भेज सकता है? संदेश भेजता है दोस्तों अनुच्छेद 175 के अंदर। क्या करता है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 175 के तहत संदेश भेजता है। इसके अंदर दोस्तों आपके राज्य विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी दोस्त, फर्स्ट थी। उषा शर्मा आपकी दूसरी थी। सुमित्रा सिंह आपकी राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। प्रतिभा पाटिल प्रथम फर्स्ट राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट सीएम वसुंधरा राजे। नो भाई, सारे करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों के दोनों किसके काल में बनी थी? जादूगर के काल में, अशोक गहलोत। गहलोत साहब ने दो नाम दिए दोस्तों भाई, सीएम गहलोत साहब है, इन्होंने पहले कुशल सिंह के काल में काम किया, उषा शर्मा ने भी इनके काल में काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान आरटीआई नियमावली 2011 के नियम 28 के तहत राज्य सलाहकार परिषद, यानी नियम 28 में क्या आपकी राज्य सलाहकार परिषद है कि सदस्य पद से हटाए जाने की कौन सी एक दशा उपबंधित नहीं है? कौन सी दशा उपबंधित नहीं है? तो बिना इजाजत के 3 कर्मी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। विकर्तचित होने पर है, न्याय निर्णित दिवालिया होने पर, कार्य करने से इनकार करने पर। तो है ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान आरटीआई नियमावली 2011 के किस नियम में अध्यापक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों का उल्लेख है? नियम 18, नियम 19, नियम 20, नियम 21। तो 57 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके, नियम 20, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद कर लो दोस्तों, करवा देता हूँ। नियम 18 के अंदर क्या है दोस्तों आपके, नियम 18 में न्यूनतम योग्यता क्या है आपकी, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नियम 19 में क्या आपके वेतन भत्ते, अध्यापकों के वेतन भत्ते, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नियम 21 में क्या है दोस्तों आपके, शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान आरटीआई नियमावली 2011 के नियम 10 के तहत निःशुल्क प्रवेश के संबंध में कौन सा उपबंध असत्य है? निःशुल्क प्रवेश के संबंध में कौन सा उपबंध असत्य है? विद्यालय द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों के कक्षावार नाम सूचना पट पर प्रदर्शित किए जाएंगे, सूचना पट पर प्रदर्शित किए जाएंगे, बिल्कुल सत्य बात है। प्रवेश लेके कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल कैपिटेशन शुल्क तो ले ही नहीं सकते। ठीक है,
बालक के माता पिता को अन्वेषण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल अन्वेषण प्रक्रिया के अधीन भी नहीं रखा जाएगा। बालक का प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाएगा, नहीं दोस्तों, आयु के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर? आयु के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्यालय में एंट्री लेवल कक्षा में कुल नवीन प्रवेश की संख्या 17 है, तो इनमें निःशुल्क प्रवेश की बार कुल संख्या होगी, तो बताओ भाई कितने हो जाएगा आपकी? 59 का क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? अरे दोस्तों 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में सीबीओ देखो सीबीओ के कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिक्वेस्ट रिजेक्शन रिक्वेस्ट के दस्तावेजों को सत्यापित कर रिक्वेस्ट करना, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सिर्फ रिजेक्ट ही करता है। आरटीआई का उल्लंघन करने वाले विद्यालय की मान्यता रद्द करना, बिल्कुल। निःशुल्क, अरे अच्छा उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी। रिक्वेस्ट रिजेक्शन रिक्वेस्ट और दस्तावेज रिजेक्ट करना, बिल्कुल है। सीबीओ का कार्य है, मैंने बताया था, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, सीबीईओ, ठीक है, समझना दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों। आरटीआई उल्लंघन करने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करना, नहीं दोस्तों, ये इसका काम नहीं है। निःशुल्क सीट पर प्रवेशित बालक की फीस पुनर्गठन कार्य का मॉनिटरिंग करना भी सीबीओ का कार्य है, बिल्कुल सत्यवाद है। सत्यापन दलों का गठन करना इसका काम नहीं है। तो असत्य कथन की बात करें दोस्तों, तो आपका दूसरा और चौथा गलत है, तो बी डी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति एसटीएमसी कार्यकारी समिति में के अध्यक्ष होते हैं? कौन होते हैं भाई? अभिभावकों में सदस्यों द्वारा चयनित, विद्यालय द्वारा नामित, प्रधानाचार्य द्वारा नामित, प्रधानाचार्य। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 प्रधानाचार्य होता है। कुल सदस्य कितने होते हैं दोस्तों आपकी? कुल सदस्य कितने होते हैं इसके अंदर? 23 होते हैं। कुल सदस्य की बात करें तो 23 सदस्य होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। एसटीएफसी में महिला सदस्य कितनी होगी दोस्तों आपकी? महिला सदस्य की बात करें तो 50%। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 50%। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है दोस्तों ये चीज। एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है। एसटीएमसी की उपसमिति की बात करते हैं, आज ही करवाते हैं मैंने क्वेश्चन। 2 उपसमितियां होती है दोस्तों, एक तो विद्यालय भवन उप समिति की बात करते हैं, उप समिति की बात करते हैं दोस्त। इसमें कितने सदस्य होते हैं आपके? 6 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। और एक होती है दोस्तों आपके विद्यालय शैक्षणिक उप समिति, विद्यालय शैक्षणिक उप समिति, शैक्षणिक उप समिति की बात करते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों आपके? 8 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। सदस्य बता देता हूँ मैं, सदस्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछ रहा है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसटीएमसी कौन सी कक्षा के लिए गठित की जाती है? कक्षा 9 से 12। और सबसे पहले कब गठित की गई थी? फर्स्ट टाइम, प्रथम बार एसटीएमसी का गठन कब हुआ था दोस्तों? बताओ भाई कब हुआ था गठन? 22 अप्रैल 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम 2009 में उपबंधित विद्यालयों में के मान और मानकों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों एक शैक्षिक वर्ष में क्रमशः कितने न्यूनतम कार्य दिवस और शिक्षण घंटे होंगे? तो 200 और 800, 220, 800। बताओ भाई राइट आंसर क्या जगह? 62 का आपका 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे, कक्षा 6 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीआई अधिनियम की 2009 की धारा 16 में संशोधन किस वर्ष हुआ था? धारा 16 में संशोधन किस वर्ष हुआ था भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। और धारा 16 के अंदर संशोधन कब हुआ था? बताओ भाई कमेंट के अंदर। आपको बताना क्योंकि मैंने करवाया था, 16 इंपोर्टेंट भी आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। 2012 के अंदर होता है, 2015 में, 2016 में, 2019 में। सबसे पहले दोस्तों आरटीआई 2009 की बात करते हैं, इसमें संशोधन की बात करते हैं। संशोधन अब तक कुल कितनी बार हो चुके हैं आपके दोस्तों? 4 बार। फर्स्ट बार हुआ था आपका 2012 के अंदर, दूसरी बार कब होता दोस्तों आपका? 2017 के अंदर, तीसरी बार हुआ था दोस्तों आपके 2019 के अंदर, और चौथी बार हुआ आपका दोस्तों 2022 के अंदर। 19 में आपकी धारा 16 के अंदर, 2017 में आपकी धारा 23 के अंदर,
और 2022 में आपके अनुसूची के अंदर, इसमें आपके अनुसूची में जो आपके निःशक्त बालक है उनके वाला प्रावधान छोड़ा गया था। हमें पूछा 16 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 16 की बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या उपबंध जोड़े गए थे दोस्तों। 16(1) के अंदर कक्षा 5 व 8 नियमित परीक्षाएं। 16(2) के अंदर, 16(2) में क्या आपका, मान लीजिए बच्चा असफल हो गया, यानी परीक्षा पास नहीं हुई, तो 2 माह में पुनः परीक्षा, 2 माह बाद में पुनः परीक्षा, शॉर्ट में याद करते हैं। 16(3) में फिर से फेल हो गया तो रोक सकता है लेकिन बाहर नहीं निकाल सकता। 16(4) में क्या आपका, निष्कासित नहीं कर सकता उसको यदि फेल हो जाता है बार बार, जब तक पास नहीं होगा, उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं होगी, वो इसी विद्यालय में नहीं होगा, निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये सारे क्वेश्चन आके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारण के समय ध्यान रखने वाली बातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। कौन सा असत्य है भाई। 64 की बात करें हम, मूल्यांकन एक समान परीक्षा द्वारा किया जा नहीं, एक समान परीक्षा द्वारा मूल्यांकन हो ही नहीं सकता, पहला गलत हो जाएगा। बाकी देखो, शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो सके मातृभाषा के अनुरूप हो, बिल्कुल राइट। पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया संविधान के दिए गए मूल्यों के अनुरूप हो, बालक में ज्ञान अंतःशक्ति का व योग्यता का निर्धारण हो, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है। सहयोग, समानता, लचीलापन। लचीलापन तो होना चाहिए, साझा उत्तरदायित्व भी होना चाहिए दोस्त, साझा उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, समानता भी होनी चाहिए, लचीलापन भी अच्छा। ऑप्शन नंबर 1 मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये हमें मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन लग रहा है मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों, बताओ। अधिगम दे रखे संबंधित शब्दावली, अवलोकन अधिगम, अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पाद और अभिप्रेरणात्मक। 66 की बात करें तो बिल्कुल राइट। सूचना सिद्धांत, समस्या का तात्कालिक समाधान, प्रत्यक्षण, बिल्कुल राइट। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किसका दोस्तों आप बताओ भाई। पुनर्बलन, शेपिंग और चेनिंग, स्किनर का सिद्धांत था दोस्त। स्किनर, कोहलर, सारे किए हमने, स्किनर, कोहलर। प्राचीन शास्त्रीय पावलोव, और पावलोव के अंदर दोस्तों अभी क्रियात्मक, प्रतिबिंबित, तो संकेतात्मक नहीं है दोस्त। पावलोव कुत्ते वाला प्रयोग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमताओं में अपेक्षाकृत परिवर्तन ही अधिगम है। आया अपेक्षाकृत परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम की उपयुक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक दी थी। हिलगार्ड ने, किम्बेल ने, वुडवर्थ ने या किमबेक ने। 67 का राइट आंसर क्या जगह पर, किम्बेल ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अभिकथन ये दे रखा है, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण तरल बुद्धि को माफ करता है। किसका माफ करता है दोस्त, आपकी तरल बुद्धि का माफ करता है। नहीं है दोस्त, गलत हो जाएगा। तरल बुद्धि जैविक रूप से निर्धारित होती है, बिल्कुल राइट। ए असत्य है परंतु आर सत्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। लुई थर्स्टन प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत देता क्या। लुई थर्स्टन की बात करें तो मानसिक बहुकारक सिद्धांत सामान्य और विशिष्ट वाला कारक नहीं है दोस्त, ये गलत हो जाएगा। सामान्य और विशिष्ट कारक आपकी स्पेलमैन का सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। बहुकारक की बात करें तो आपके थॉर्नडाइक दिया था, सॉरी थॉर्नडाइक ने। आज ही क्या है दोस्तों ये क्वेश्चन। एक कारक आपका बुद्धि एक शक्ति है, अन्य सभी मानसिक गुणों के। ऑर्थर जॉनसन योग्यता दोष तुल्य कार्य करती है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा है, बिल्कुल राइट। अनुप्रयुक्त शाखा है, बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपकी। एक वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है, बिल्कुल राइट। ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल राइट। नियामक विज्ञान नहीं है दोस्त, ये हमें पूछा था हमने कल ही, ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट बताया था, नोट लगा के आपको लिखा है कल की अपनी मनोविज्ञान की जो जीएसटी क्लास हुई थी उसके अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विज्ञान का कर्मिक अध्ययन है। स्टीफन स्किनर, डेम्स्टे और जिल, तो गेतर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। स्टीफन की परिभाषा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेसमर के वर्गीकरण। क्रेसमर के ने कितने प्रकार बताए थे दोस्तों, आपके 4 बताए थे। देखो 4 बताए थे। क्रेसमर ने कितने बताए आपके 4, और शेल्डन ने कितने बताए आपके 3, ठीक है। स्पेंसर ने कितने बताए आपके 5। व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें, सारे किए हमने। व्यक्तित्व का क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में
क्रेसमर के वर्गीकरण में चित्त प्रकृति, चिड़चिड़ा स्वभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूरी, दुबला पतला शरीर, लंबा कद आदि विशेषता किस प्रकार के व्यक्तित्व की है? एथलेटिक, डायप्लास्टिक, एस्थेनिक प्रकार या पिकनिक प्रकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बेहतर का? राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्थेनिक प्रकार। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अध्यापक भर्ती में प्रथम श्रेणी में असफल विद्यार्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करें तो वह समायोजन किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? यह भी आज ही करवाया मैंने। यानी प्रथम श्रेणी वह असफल हो गया तो किसकी श्रेणी में लग गया दोस्तों? आपकी तृतीय श्रेणी की तैयारी में लगे हैं। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों बताओ भाई? आपका लक्ष्य का प्रतिस्थापन। यानी पहले लक्ष्य उसका कोई क्या था? आपका फर्स्ट ग्रेड था, लेकिन अब वो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4। चारों की बात करें, चारों क्वेश्चनों की हमने आज व्याख्या की है बहुत ही शानदार तरीके से। आज ही क्लास है और आज ही क्लास के अंतिम क्वेश्चन है ना दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन आपकी युक्ति यानी अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का वाला टॉपिक है। वहाँ से सारे आपके 15 क्वेश्चन करवाए थे। 15 टॉपिकों से सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे यदि वहाँ से क्वेश्चन आता तो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास की प्रकृति को सही रूप से नहीं दर्शाता? विकास की प्रकृति को सही रूप से नहीं दर्शाता दोस्तों आपका। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला अनुगामी, बिल्कुल राइट। विकास रेखीय क्रम नहीं होता आपका दोस्तों। कौन सा होता है आपका? सतत रूप होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वर्तुलाकार, वर्तुलाकार होता है। सतत प्रक्रिया कैसा होता है आपका? वर्तुलाकार। विकास संचयी, विकास भिन्नता दृष्टिगत होती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शेषावस्था की विशेषता है? शेषावस्था की विशेषता कौन सी है दोस्तों आपकी? शारीरिक विकास, मानसिक क्रियाओं तथा सीखने की तीव्र काल है आपकी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू या पक्ष नहीं है? मानसिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू या पक्ष नहीं है? संपत्ति निर्माण, भाषा का विकास, स्नायु तंत्र, गामक विकास, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। तो चिंतन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? स्नायु तंत्र एवं गामक विकास। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अभिप्रेरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, मलमूत्र, त्याग, भूख या उपलब्धि। तो उपलब्धि। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सुमेलित करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का। अभिप्रेरणा के सिद्धांत दे रखे दोस्तों और प्रतिपादक दे रखे। देखो शरीर क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आपकी शरीर क्रिया के सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों मॉर्गन का था। इसका था मॉर्गन का। निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत आज ही बताया मैंने, मैक्लिनेट का था। आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत किसका था? हॉलो का। प्रत्याशा सिद्धांत न्यूटन ओम का था। 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। दैन्य, घृणा, पलायन, भय। भय क्यों करता है? पलायन के कारण तो करता है, लेकिन दैन्य आपकी घृणा नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 हास, आमोद, संग्रहण, स्वामित्व। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का आपका। सुमिलित कीजिए अधिगम के सिद्धांत और प्रतिपादक की बात करते हैं दोस्त। साधनात्मक क्रियात्मक अनुबंधन किसका था दोस्तों? आपके साधनात्मक क्रियात्मक अनुबंधन की बात करें पावलोव। परिकल्पित निगमन सिद्धांत हल का था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कुर्ट लेविन का था या बंडुरा का था? बंडुरा का था दोस्त। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन का था। तो दोस्तों 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपके मेजर टेस्ट 1 यानी आज आता सब्जेक्ट का हमने रिवीजन कर लिया। बहुत ही शानदार रिवीजन करने का प्रयास किया दोस्तों। अच्छे से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। यह आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कल करेंगे दोस्तों हम माइनर टेस्ट 6 यानी बुकलेट नंबर 2 आपकी शुरू होगी कल। 2.0 की माइनर 6 और बुकलेट नंबर 2 दोस्तों अपनी कल शुरू करेंगे हम बहुत ही शानदार तरीके से। अगले 5 दिनों के अंदर आपको ये 10 टेस्ट वापस 6 टेस्ट आपको कंप्लीट करवाने हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ जैसा कि हमने पहले किया उसी प्रकार से करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करना दोस्तों सबसे पहले, और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर लिखिए आपको कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। रिवीजन में कितना बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी हमें बताएं। और बाकी आप सभी को पता है हम जीएसटी की रिवीजन क्लास चल रही है। आपकी रिवीजन की बेस्ट है। जितने अच्छे एमसीक्यू करेंगे उतना हमें एग्जाम के अंदर फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।